नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। 5 राज्यों का चुनावी गुल बज गया है। इलेक्शन कमीशन ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, केरलम और तमिलनाडु में चुनाव होंगे। 4 राज्यों में एक ही चरण में चुनाव करे जाएंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव रखा गया है। चुनाव बेहद इंपॉर्टेंट है सभी पार्टी के लिए, चाहे बीजेपी की बात कर लें, तृणमूल कांग्रेस की बात कर लें, या कांग्रेस की बात कर लें, एआईएडीएम की बात कर लें। जितने भी पार्टी इन चुनावों में लड़ने जा रही हैं, सभी के लिए चुनाव बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति को बेहद करीब से इन्होंने देखा है, सालों तक पार्टी को कवर किया है। मंजरी चतुर्वेदी जी हैं, निर्मल यादव जी हैं। दोनों का बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार। जितेंद्र जी। मंजरी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। क्योंकि आपने कांग्रेस को बहुत करीब से कवर किया है और एनडीए सरकार को भी कवर किया, यूपीए सरकार को भी कवर किया है। चुनावी राज्य है मैम 5। असम में बीजेपी की सरकार है, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अगर साउथ की हम बात कर लेते हैं, वहां पर एक जगह वामपंथी दल की सरकार है, पुडुचेरी में बीजेपी की है, वहीं एआईएडीएमके की स्टालिन की सरकार है। क्या लग रहा है कि मैम इस बार को जो चुनावी तारीखें ऐलान किया गया है, क्या वापसी कर पाएंगी ये सभी पार्टियां, या फिर इस बार बहुत टफ फाइट रहने वाली है मैम, जो राजनीतिक समीकरण अभी हम देख रहे हैं? जितेंद्र जी, देखिए, ये जो चुनाव है वो जितने एनडीए के लिए इम्पोर्टेंट है उतने ही इंडिया गठबंधन के लिए भी हैं, खास करके विपक्ष के लिए। और जी। जहां तक अगर आपने कांग्रेस की बात की तो कांग्रेस के लिए चुनाव बहुत ही अहम है। एक बंगाल छोड़ा तो जहां पे कांग्रेस उतनी महत्वपूर्ण तरीके से नहीं है लड़ाई में, लेकिन जी। अगर बाकी असम, केरल, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, ये जो राज्य है ये कांग्रेस के लिए बहुत अहम है। और हम्म। अगर आप देखें तो 10 साल पहले तो कांग्रेस आसाम में थी ही। तो अब कांग्रेस की कोशिश होगी कि आसाम में जो ये 10 साल का सूखा है पार्टी के लिए, हम्म। उसको खत्म किया जाए। और दूसरी बात है कि कैसे वहां पे अपने ही एक पूर्व साथी जो निकल के गए और उन्होंने पूरा नॉर्थ बिल्कुल। ईस्ट कांग्रेस से छीन लिया, हिमंता बिस्वा शर्मा जो बीजेपी के सीएम हैं, वो कैसे हिमंता को मात दी जाए। हम्म। लेकिन मेरा मानना है कि मैं हिमंता को नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य मानती हूँ। और हिमंता की पूरी कोशिश होगी वो नॉर्थ ईस्ट में, जहां तक कि वो सारा कुछ अगर अपने हिसाब से कर रहे हैं तो कम से कम अ, आसाम तो उनका होम स्टेट है, वहां पे वो हम्म। कभी नहीं चाहेंगे कि कोई बिल्कुल। भी ऐसी कोई गलती हो जो उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए भारी हो। बिल्कुल। अब आसाम के बाद आप आते हैं बंगाल में। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस यहाँ पे कोई बहुत सीरियस प्लेयर नहीं है और ना ही बिल्कुल। उसका कुछ बिल्कुल। दांव पे है। अब कांग्रेस के लिए अगला जो स्टेट है वो है महत्वपूर्ण, वो है केरल। हम्म। यहाँ पे भी केरल में कांग्रेस 10 साल से इंतजार कर रही है हम्म। सत्ता में आने के बाद। बिल्कुल। तो अब कांग्रेस की कोशिश होगी कि हम केरल में किस तरह से हम वापसी करें, कि वहां पे जो एलडीएफ है उसके खिलाफ कैसे यूडीएफ को, जो उनका हम्म। फ्रंट है, उसको हम सत्ता में लेके आए। बिल्कुल। और केरल ही एक सबसे बड़ा राज्य है आसाम के बाद जहाँ कांग्रेस को सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। 41 सीटें पिछली और उनके गठबंधन की वहां पर थी, अगर आपको आंकड़ा बता दूं मैम जी तो। जी 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 एलडीएफ के पास 99 सीटें थी, 62 सीटें उनको मिली थी, 41 सीटें कांग्रेस के पास थी। जी जी। तो कांग्रेस का बहुत बड़ा गढ़ रहा है केरल। और आप जानते हैं कि खास करके गांधी परिवार के आने के बाद से, अगर केरल में कहा जाए, पहले जैसे वायनाड से राहुल गांधी ने 5 साल का वो किया, जब राहुल गांधी ने सीट खाली की तो उसके बाद उन्होंने प्रियंका हालांकि वो गांधी वहां से चली गई। 2024 में भी से जीते, फिर उन्होंने अपनी सीट खाली की। और उसके बाद अब प्रियंका गांधी उनकी बहन वहां से वो है। बिल्कुल। तो खास करके केरल न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि गांधी परिवार के लिए भी पिछले एक दशक से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि केरल ने गांधी परिवार को उनके सबसे जरूरत के वक्त में उनके साथ केरल के लोग खड़े हुए। तो आप बिल्कुल। देखिए, जरा सा भी अगर केरल में कुछ होता है तो सीधे गांधी परिवार वहां पहुंचता वहां है, चाहे जाता है। राहुल गांधी हो, बिल्कुल। चाहे हम्म। प्रियंका गांधी हो। और दोनों ही भाई बहन लगातार वहां जा रहे हैं। राहुल गांधी अभी इतना वक्त गुजार के आए, उन्होंने यूथ से वहां पे जिस तरह से एक बाकायदा संवाद स्थापित करने की कोशिश की यंगस्टर हम्म। से, वो तो ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं
कांग्रेस केरल में बहुत उम्मीद लगाए बैठी उम्मीद है। आ गया बैठी है, लेकिन पौंडीचेरी कितना में कितना कांग्रेस, कितना कितना उसको टर्न आउट कर पाएगी अपने वोटों में, वो देखना दिलचस्प होगा। निर्मल जी, ये देखना आपको और होगा। जोड़ना चाहूंगा कि क्या लगता है आपको कि पश्चिम बंगाल इस बार सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है बीजेपी के लिए, टीएमसी के लिए, या सबसे महत्वपूर्ण हम उसी उसी राज्य को कहेंगे? आप किस तरह देखते हैं चुनाव को इस बार, टीएमसी के नजरिए से, बीजेपी के नजरिए से? और क्योंकि बीजेपी छटपटाहट है उसकी कि बंगाल हासिल किया जाए, लेकिन इतना आसान होगा नहीं उनके लिए, क्योंकि ममता दीदी ने आज भी कई सारी घोषणाएं की हैं। आप किस तरह देखते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव खासतौर से कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। जिस तरह से मंजरी जी ने जो बात कही, मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इन 5 राज्यों में ये जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि पूरे देश का जो राजनीतिक माहौल है, हम्म। आने वाले अगले बिल्कुल। साल 2027 में उत्तर प्रदेश, और फिर इसके बाद जो है वो 29 के लिए लोकसभा चुनाव, यानी एक लंबा सफर तय करने वाला होगा मामला कि राजनीति देश की किस दिशा में जाएगी। इन 5 राज्यों से बहुत हद तक तय होगा। बिल्कुल। दक्षिण, पूरब और पूर्वोत्तर, ये 3 बहुत बड़े क्षेत्र हैं हमारे देश के, जो इन 5 राज्यों से कवर हो रहे हैं। अगर आप स्पेसिफिकली एक एक स्टेट की बात करें, तो मुझे लगता है बीजेपी इस पूरे इलेक्शन को एक तरह से एंजॉय कर रही है। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किसी तरह से केरल में अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत कर ले, जिससे जो कि पिछले चुनाव में हुई थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी अपने लिए एक सेफ पैसेज चाहती है, जिसकी वजह से वो सत्ता तक पहुंच सके। सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस के लिए डू एंड डाई की स्थिति है। अगर इस बार नहीं हुए तो बिल्कुल सुपड़ा साफ है, टुकड़ा आने साफ हो वाला जाएगा। भविष्य जो है कांग्रेस का, बंगाल हो, बिल्कुल। केरल हो, तमिलनाडु हो, सब जगह से एक तरह से कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है। तो बीजेपी अपनी 2014 में जो मुहिम शुरू की थी, कांग्रेस मुक्त भारत, उसको एक तरह से अंतिम चरण में ले जाने वाले दौर में पहुंचाना चाहती है। और बीजेपी के लिए ये जो इलेक्शन है, मैंने एंजॉय करने वाली जो बात कही, वो एक तरह से अश्वमेध यज्ञ जैसा है ये। और इसमें बीजेपी के लिए आसान स्थिति ये है कि एक माहौल बना हुआ है पूरे देश में, जहां आप देखिए अधिकांश राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, सिस्टमेटिक तरीके से, और एक व्यवस्था का जो एक सपोर्ट होता है, वो सपोर्ट बीजेपी को नेचुरल मिलता है। लेकिन 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 आपको पश्चिम लगता है बंगाल में निर्मल जी सबसे कि ज्यादा जो जो ममता resistance- दीदी का तिलिस्म है बंगाल में, इतना आसान होगा नहीं तोड़ पाना बीजेपी के लिए? बड़े बहुत मेहनत की जा रही है, पार्टी जमीनी स्तर पर बहुत पुरजोर तरीके से लगी हुई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो ममता दीदी का तिलिस्म है वो इस बार भी बीजेपी तोड़ पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से समर्थन वो लगातार जुटा रही हैं और जनता के बीच जा रही हैं, एसआईआर के मुद्दों को उन्होंने इतनी पुख्ता तरीके से, पुरजोर तरीके से उठाया है। कहीं ना कहीं जो जो एक मोमेंटम था, वो जो लग रहा था कि शायद शिफ्ट हो जाएगा दूसरी पार्टियों में, कि ममता बनर्जी ने उसको कहीं ना कहीं अपने साथ जोड़ लिया है और जनता के साथ वो जुड़ाव बना के रखी हुई है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बिल्कुल राह सार रहने वाली है नहीं बंगाल में? दोनों से मेरा सवाल आपसे ये। देखिए, ये जो 5 राज्य बिल्कुल। हैं, ये इनमें बीजेपी की पुरजोर कोशिश रहेगी इन 5 राज्यों में भगवा झंडा फहराया जाए। लेकिन उनको सबसे बड़ी अगर चुनौती कहीं से मिल रही है तो वो है पश्चिम बंगाल, और उनका पश्चिम सबसे बंगाल। ज्यादा जोर भी अगर इनको हम क्रम से अगर कहें, चलिए आसाम में तो उनकी सरकार है तो आसाम को आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल। अगर बंगाल, केरल और तमिलनाडु, अब बचते ये 3 राज्य जहां पे कांग्रेस, जहां पे बीजेपी की नजरें लगी हुई हैं। लेकिन अगर आप प्राथमिकता की बात करें तो सबसे पहली प्राथमिकता में, वरीयता में जो आता है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट और वेस्ट बंगाल। बंगाल में मोदी जी लगातार ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं, और लगातार उनकी कोशिश है बीजेपी की, पीएम नरेंद्र मोदी जी की, कि कैसे बंगाल को हम अपने खेमे में लाएं। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये बंगाल इतना आसान नहीं है। और नहीं है। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी जो है वो दूसरे विपक्षी नेताओं की तरह नहीं है। आप देख लीजिए कि एसआईआर का मुद्दा सबसे पहले कांग्रेस ने उठाया, लेकिन एसआईआर के बिल्कुल। मुद्दे पर जितना प्रोएक्टिव होके ममता बनर्जी ने एक्ट किया, उन्होंने, मतलब कहते हैं ना, कोई दरवाजा खटखटाने में, बिल्कुल। वो कुंडी, सुप्रीम कोई कोर्ट किसी में दहलीज पे जाके खुद ही वकील बन कोशिश गई करने मैडम। में उन्होंने कमी नहीं छोड़ी, है ना, बिल्कुल। कहीं कोई कमी नहीं, चाहे वो बिल्कुल। सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट हो, चाहे वो उसका चुनाव आयोग का मुद्दा हो। और यहाँ इतना ही नहीं कि वो चुनाव, मतलब चुनाव सिर पे है और उन्हीं के राज्यों का चुनाव है, और वहां पे वो पूरी कवायद उन्होंने खड़ी कर दी कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ खड़ी हो गई। इम्पीचमेंट बिल्कुल। बिल्कुल। का प्रस्ताव बिल्कुल। लाके। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये ममता
एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये ममता बनर्जी, ये बीजेपी के लिए तो नहीं लेकिन ममता बनर्जी के लिए बिल्कुल डू एंड डाई वाली है कि अगर ममता बनर्जी कोई भी जरा सा भी चूकती है, वो होती है, तो सीधे बीजेपी घात लगाए बैठी है, वो करेगी। बिल्कुल। इसलिए ममता बनर्जी चाहे सड़क सोच से जैसे कहते हैं ना, सड़क से संसद तक, वो लगातार कोशिश कर रही हैं, वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि किस तरह से बीजेपी को वहां रोका जाए। और बीजेपी भी ये समझ रही है कि ममता बनर्जी को हराना या टीएमसी को मात बिल्कुल देना इतना आसान नहीं है। आसान। इन्होंने पिछली बार आप देखिए कि पिछली बार जैसा समा बंधा था, पिछली बार जैसा माहौल पूरा हुआ था, वो हम्म। माहौल इस बार नहीं हो पाया। नहीं और है। एक और चीज याद दिला दूंगी कि वेस्ट बंगाल के मामले में बीजेपी भी बहुत संभल के चल रही है। बीजेपी इसलिए संभल के चल रही है कि बीजेपी ने वहां हर तरीके के खेल, जैसे कहते हैं ना, खेला, हर तरह के खेल करने की कोशिश की। मतलब उन्होंने पिछली बार अगर देखें तो ममता बनर्जी, चाहे वो दीदी का मामला रहा हो, लगातार उन पर अटैक करने का मामला हो, अगर आप देखें तो इस बार बीजेपी बहुत सधे हुए तरीके से, और वो डायरेक्ट ममता बनर्जी पे हिट करने से थोड़ा बच रही बच है। रही है। मतलब एक संभल के वो कर रही है, क्योंकि वो समझ गई है कि इतना आसान नहीं है वहां पे ममता बनर्जी को टारगेट करना। वो सरकार को कर रही है, वो दूसरी चीजों को कर रही है, लेकिन क्योंकि वो पिछली बार देख चुकी है कि 2 बार से बिल्कुल। वो, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनके जितने भी, वो हिंदुत्व का लेके आई तो उन्होंने बाकायदा चंडी पाठ करके कह दिया कि मैं एक बिल्कुल। हिंदू हूँ, मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। वहां पे उन्होंने बीजेपी की काट करने की कोशिश की। तो ये जो सारी चीजें हैं, ममता बनर्जी ही एक ऐसी, मैं मानती हूँ अरविंद केजरीवाल के बाद जो ममता बनर्जी एक, बल्कि मैं ममता बनर्जी को उनसे भी आगे मानती हूँ कि वो बीजेपी की जितने भी संभावित चालें हो सकती हैं या संभावित कदम हो सकते हैं, वो उसकी काट के साथ आगे कार्ड के साथ बढ़ती हैं। आते हैं, तो बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ती हैं, काट के साथ आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए बंगाल इतना आसान नहीं है। आसान रहने वाला है नहीं। हालांकि एक एक और चीज है कि वहां पे बीजेपी की कोशिश रहती है हिंदू मुस्लिम की, लेकिन अगर आप देखें तो आज चुनाव से एन पहले जो हमेशा ये बीजेपी करती रहती है, बिल्कुल। जिस तरह से ममता बनर्जी ने वहां पे पुरोहितों और पुरोहित और मुअज्जिमों को, मौजूद को, बिल्कुल। उन लोगों का मानदेय उनका 1,500 मानदेय से बढ़ा दो दिया है। हजार किया, बिल्कुल बढ़ा दिया। तो ये भी ना कहीं ये एक संकेत है, एक संदेश है साइकोलॉजिकल डायरेक्ट देने एक के कहीं लिए। ना कहीं, साइकोलॉजिकल एक कहीं एक ना कहीं वॉर एक है मैसेज जिसमें दे देती है वो भी कि हाँ। वो कोई कदम छोड़ना नहीं चाहती हैं। बिल्कुल। निर्मल जी, क्या आपको लगता है कि जैसा कि मंजरी जी बता रही है कि पिछले बार के 2 चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी बहुत ओपनली उनके खिलाफ दिख रही थी हमको, इस बार कहीं ना कहीं वो उन्होंने अपनी रणनीति बदली है और इतना प्रोएक्टिव वो जमीन पर ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी के तमाम जो लीडरशिप है वो बंगाल में जमीनी स्तर पर लगी हुई है। क्या लगता है कि बीजेपी को रणनीति समझ में आ गई कि हाँ, हमें ज्यादा ओपनली इस बार नहीं दिखना है, जमीनी स्तर पर हमें ज्यादा दिखना है? आपको लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा एज ले रही है इस बार? बिल्कुल। पश्चिम बंगाल की स्थिति सबसे ज्यादा रोचक अगर आप देखें तो इन सभी 5 राज्यों में है। और पूरा का पूरा इलेक्शन ममता दीदी वर्सेस मोदी साफ तौर पर दिख रहा है। और कांग्रेस को मुझे लगता है और सीपीएम, ये दोनों ही पार्टियों को इसमें एक फ्रेंडली फाइट की एक संभावना है, उसको तलाशनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो बीजेपी के लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। और जैसे आप अभी मथुरा समुदाय जो है, जिसमें लगभग पश्चिम बंगाल की 50 विधानसभा सीटें हैं, जो इस पूरे समुदाय से प्रभावित भी हैं और इसमें बाहुल्य भी रखते हैं, उसका बिल्कुल। भी एक मुद्दा है। जो एससी कम्युनिटी से आते हैं, हिंदू रिफ्यूजीज भी ये लोग इसको कहते हैं। तो ये सब इश्यूज ऐसे हैं जिन पर हर पार्टी को अपने अपने जो विचार हैं उनको खुलकर रखने होंगे। और ममता बनर्जी इस मामले में बहुत वोकल तरीके से अपनी पूरी कैंपेन को आगे बढ़ा रही हैं। और यही वजह बन रही है कि बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल की राह बहुत आसान नहीं है। और जब तक पश्चिम बंगाल में अगर आप हिंदू मुस्लिम वाला जो इशू, जैसे मंजरी जी ने भी कहा, वो बहुत ज्यादा असर नहीं कर पाएगा, नहीं कर तब पाएगा, तक बिल्कुल। जब तक जो है, अगर आप एक एक पॉकेट में जाकर, क्योंकि वहां बांग्ला भाषा जो होती है उसको बहुत अहमियत देते हैं। बंग बंधु की बात जो है, अगर आप देखें तो जैसे मराठी, आप अगर मराठी मानुस की बात करते हैं, महाराष्ट्र में जाकर वो बहुत हावी हो जाता है, इसी तरह से बंगाल में।
तो हिंदू मुस्लिम का जो इशू है वो बहुत ज्यादा असर नहीं करता है, और यही वजह है कि राष्ट्रीयता की भावना उभारने की कोशिश बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल में अक्सर की जाती है। हाल ही में आपने देखा होगा कल की जो रैली थी पीएम की, उसमें भी उन्होंने यही मुद्दा उठाया कि जो देश के बाहर के लोग हैं उनको लेकर यहाँ बसाने की कोशिश हो रही है। इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको लेकर जो है लगातार मैं बीजेपी उसी बराबर उसी है, सवाल पे आ लेकिन रहा था निर्मल जी कि क्या एसआईआर का मुद्दा वाकई में बहुत बड़ा रहने वाला है इस बार, और जो घुसपैठिए का मुद्दा लगातार बीजेपी उठाती रही है, चाहे वो असम की बात हो या पश्चिम बंगाल की बात हो, आपको लगता है कि ये दो की इश्यूज रहने वाले हैं इस बार, एक एसआईआर और दूसरा घुसपैठिया? आप किस तरह देखते हैं इन दोनों इश्यूज को? देखिए, एसआईआर को लेकर अगर सबसे ज्यादा संवेदनशीलता दिख रही है तो वो पश्चिम बंगाल और असम में, और ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं। और अगर पूरा पूर्वोत्तर अगर आप देखें, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा मुद्दा इसी बात को लेकर है, और असम की तो खैर डेमोग्राफी ही बहुत हद तक चेंज हुई है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये मुद्दा है वहां पर, और उसको लेकर बीजेपी को तथ्यों के साथ जाना पड़ेगा। सिर्फ संसद में भाषण देकर या पश्चिम बंगाल में कहीं रैली करके काम नहीं बनेगा। बहुत सारे जेन्युइन ऐसे लोग हैं जिनके वोट कट रहे हैं, और उससे लोगों में नाराजगी है। और ममता बनर्जी की तरफ से इतना प्रोएक्टिवली जो ये पूरी कैंपेन को चलाया जा रहा है, यहां तक नौबत आ गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उनको पद से हटाने का जो है वो महाभियोग प्रस्ताव तक पेश कर दिया गया है। यानी ये मुद्दा लोगों तक पहुंचे, जन जन तक ये बात पहुंचे, गांव का आदमी भी समझे, ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई मकसद इसका नहीं है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में हो सकता है कुछ खामियां गड़बड़ियां रहती हो, क्योंकि जब बड़े पैमाने पर बहुत सारी चीजें होती है तो उसमें कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ही ये इशू क्यों हो रहा है? एसआईआर आपने देखा होगा यूपी से लेकर तमिलनाडु तक सभी राज्यों में हुआ है, लेकिन इतना मुद्दा इसको नहीं बनाया गया, राजनीतिक मुद्दा बनाने की क्योंकि कोशिश क्योंकि पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी को भी लगता है कि जो जो वोट वहां पे कट रहे हैं वो उन्हीं की पार्टी के वोट काटे जा रहे हैं, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है और जो बांग्लादेश से लोग यहाँ पर आके माइग्रेट होकर आ रखे हैं वो वहां पर वोट डालते हैं, और उनको इस बात का इल्म है, इस बात की जानकारी है कि शायद जो सबसे ज्यादा वोट कट रहे हैं उन्हीं के कटेंगे। इसीलिए इस मुद्दे को लगातार उठा भी रही है कि जो वहां के बाशिंदे हैं, वहां के रहने वाले लोग हैं, उनके वोट काटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक वो भ्रम फैला रही हैं। मंजरी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, एक से मैं एक निर्मल जी से छोटी जानकारी और लेना चाहूंगा आपसे। निर्मल जी, ये बताइए कि असम को लेकर आपका क्या मत है, किस तरह देख रहे हैं असम को? क्योंकि मंजरी ने तो बताया कि चाणक्य है हेमंत बिश्व शर्मा, आप किस तरह देखते हैं? जी, इलेक्शन में अगर आप देखें तो असम में इस बार भी एक तरह से पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स जो है हावी है, और वहां के लोगों को इस बात के लिए सुरक्षा का भाव महसूस कराया जा रहा है कि अगर आप लोगों ने अपनी स्थानीय अस्मिता को नहीं समझा तो आपके लिए भविष्य में पीढ़ियों के लिए दिक्कत होगी, यानी भावी जो पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जो आपका होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा। ये एक तरह से जो सुरक्षा की भावना होती है लोगों में अपने घरों को लेकर, अपनी लोकल जो स्थानीय चीजें हैं उनको लेकर, तो एक संवेदनाओं पर पूरे इलेक्शन को ले जाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हेमंता जो है वो एक तरह से राजनीति के बहुत घात खिलाड़ी हैं, और कांग्रेस के पास अभी उस तरह का कोई चेहरा नहीं है जो उनके बराबर होकर उनको, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है बहुत हद तक, लेकिन मैं अभी भी, मुझे ऐसा लगता है जो वहां से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कांग्रेस एक तरह से हेमंता के सामने जो एक फेस खड़ा करने की अभी स्थिति में नहीं है, और तय नहीं कर पा रही है कांग्रेस कि आखिर हम एक चेहरा घोषित करें अथवा ना करें, या फिर पार्टी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। तो मुझे लगता है इलेक्शन एक तरह से घोषित हो ही चुका है, और अब चुनाव की जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं सभी पार्टियों की तरफ से, और कांग्रेस अगर अपनी स्ट्रेटजी को जनता के बीच लेकर नहीं जाएगी तो नुकसान कांग्रेस का ही होगा, और ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से फायदेमंद स्थिति में नजर आती हुई दिख रही है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इलेक्शन अभी करवट लेगा, अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि भावनाओं को उभारने, लोगों को के मन में जो असुरक्षा का भाव है उसको बहुत हद तक जो है वो हावी करवाने में बीजेपी अभी कामयाब होती हुई दिख रही है। मंजरी मैम, मैं आपसे किस समझना चाहूंगा कि हमने देखा कि असम, जैसे कि आप कह रहे हैं कि शायद बीजेपी को इतनी मुश्किलात ना हो, और बंगाल में कहीं ना कहीं चैलेंज उनको मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से असम भी लगता हुआ राज्य है पश्चिम बंगाल से, आपको लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा की पर्सनालिटी का कुछ असर वहां भी मिलेगा देखने को हमको? क्योंकि हमने देखा है कि जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन हुआ उससे पहले बीजेपी की वहां पे अच्छी खासी सीटें थी, लेकिन 2024 के इलेक्शन में बीजेपी वहां पे थोड़ा लूज कर गई थी। क्या आपको लगता है कि वही पैटर्न अब इस चुनाव में देखने में आ सकता है? क्योंकि जिस तरीके से पहले 19 के चुनाव में, माफ कीजिएगा 21 के चुनाव, 20 के चुनाव में जब ये सीटें लेकर आई थी बीजेपी, 77 सीटें लेकर आई थी,
क्या इस बार आपको घटती नजर आ रही है, बढ़ती नजर आ रही है? जितेंद्र, एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि हम्म। दरअसल बीजेपी ने वहां पे दो तीन प्रयोग करके देख लिए वेस्ट बंगाल में। उसने वहां हम्म, पोलराइजेशन की कोशिश की। बिल्कुल। उसने कुछ हद तक वो सफल भी हुई, लेकिन उस जिसका नतीजा उसको आप देखिए कि 77 सीटें उसको पिछली बार मिली थी। हम्म। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी वहां समझ समझ चुकी है कि वो जिस तरह से हिंदी पट्टी के हम्म। राज्यों में वो पोलराइज कर लेगी, उस तरह से जो बंगाल हुआ या असम हुआ, जहां पे क्षेत्रीय अस्मिता हम्म। ज्यादा लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो उससे लोग ज्यादा संचालित होते हैं। अगर आप याद करें तो हम लोगों ने असम पे एक चुनाव पे पूरा का पूरा एक अपना बिल्कुल प्रोग्राम रखा था, डिस्कशन जिसमें किया था मैंने हमने। जिक्र भी किया था कि हम्म। असम के लोगों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है हिंदू मुस्लिम है, लेकिन हमारे लिए हिंदू मुस्लिम से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी असमिया अस्मिता है। प्राइड है, बिल्कुल। असमिया अस्मिता है, हम्म। वो ज्यादा है। अभी आप देखिए यादव जी ने भी काफी हद तक यही बात कही कि बंगाल के लोगों के लिए भी उनकी भाषा, उनकी संस्कृति ये बहुत महत्वपूर्ण हम्म। है। और आप देखिए पिछली बार जब बंगाल का चुनाव जो था वो न सिर्फ बहुत ज्यादा हिंसक हो चुका हिंसक था, रहा था, बिल्कुल। और हम्म। बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो आरोप प्रत्यारोप और उस तरह का पूरा था। तब बिल्कुल। ममता बनर्जी ने जब उन्होंने इसको हिंदू मतलब पोलराइज करने की कोशिश की, तो ममता बनर्जी ने उसको तुरंत कॉइन कर दिया, हम्म। बाहरी बनाम भीतरी बनाम भीतरी बाहरी। बना बाहरी, उन्होंने बिल्कुल। बीजेपी को बाहरी करार दिया था, कि बीजेपी पार्टी हम्म। को बाहरी करार दिया। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लिए ये इतना आसान बंगाल नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात है, हम्म। अभी मतुआ समुदाय की बात हुई। हम्म। अगर आप याद करें तो पिछली बार मतुआ समुदाय ने, बीजेपी ने उससे प्रॉमिस भी किए थे, बीजेपी ने उनको काफी हद तक अपने साधने की कोशिश की थी, कुछ हद हम्म। तक उनको सफलता भी मिली थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस तरह के जो वादे उन्होंने मतुआ समुदाय से किए थे, जिस तरह के, वो डिलीवर नहीं हो नहीं पाए। हो पाए। तो हम्म। कहीं ना कहीं जो मतुआ समुदाय जो पिछले चुनाव में उनके साथ खड़ा था, वो हम्म। एक बार उसका भी काफी हद तक मोहभंग हो चुका है। तो ये चीज भी बीजेपी के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल वाला एक हम्म। चीज हो सकता है। ये बिल्कुल सही है कि बीजेपी समझ चुकी है कि अब इसको राष्ट्रीय मुद्दा, तो अब बीजेपी वहां दूसरी बात है, हम्म। राष्ट्रीय मुद्दों पे घेरेगी, राष्ट्रीय मुद्दों को लेके आएगी। और दूसरी बात है कि वो टीएमसी के जो 10 साल टीएमसी का जो एक एंटी इनकम्बेंसी है, उनके खिलाफ हम्म। जो चीजें हैं उन्हीं को वो करेगी। इसीलिए आप देखिए कि इस बार बीजेपी की जो रणनीति है वो काफी हद तक अलग नजर आ रही है, अलग रहा है। जहां तक वेस्ट बंगाल की बात की जाए। यात्राएं निकाल रही है, परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकालने को लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि उससे भी कुछ फायदा मिलेगा जमीनी स्तर पर जुड़ने, क्योंकि मैंने आपसे यही सवाल किया था कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है, जो नेताओं को जमीनी स्तर पर भेजा है उन्होंने। बृहस्पति इसमें मीडिया में ज्यादा हाई तवा मचाने के लिए या कुछ करने के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर वो दूसरे तरीके से काम कर रही है। तो वो भी लगता है कि आपको काम करेगा निर्मल भाई? देखिए बीजेपी वहां कोशिश कर रही है। और एक चीज है कि मैंने कहा ना कि कुछ चीजें ममता बनर्जी जिस तरह से कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहती है, हम्म। बीजेपी की ये स्थिति है। बीजेपी चाहे चुनाव जीतने वाली हो या हारने वाली हो, मतलब जहां पे जरा भी संभावना नहीं होती जीत की, वहां पे हम्म। भी बीजेपी के, आज अगर बीजेपी इतना राज्य मतलब देश में लगातार सत्ता चुनाव में में जीत केंद्र रही में है, बनी बिल्कुल। हुई है, और एक करके सारे राज्यों में एक के बाद एक चुनाव जीतती आ रही है, तो उसके पीछे ये है कि बीजेपी हार नहीं मानती है। बीजेपी हम्म। की सबसे बड़ी बात यह है कि वो बाकायदा एक ऑप्टिक्स क्रिएट करती है। हालांकि अभी बहुत सारी चीजें ये है कि अब बीजेपी चुनाव जीतना सीख चुकी है, तो लेकिन चुनाव जीतने के लिए आपको उस तरह के ऑप्टिक्स भी बनाने होते हैं, कि हम्म। ऑप्टिक का भी एक बहुत बड़ा खेल होता है। तो शायद मेरे भाई बीजेपी लगता है कि साम दाम दंड भेद बीजेपी अपनाएगी इस बार चुनावों में, हर लगता है आपको? बिल्कुल हर तरीके से, कि वो कहीं ये नहीं कहना चाहती कि अरे अचानक हम सोच तो ये रहे थे, जैसे हम्म। महाराष्ट्र के लिए है, जैसे हाँ। हरियाणा के लिए कहा जाता है कि जमीन पे तो ऐसा नहीं था लेकिन रिजल्ट दूसरे आए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी, आप ये देखिए कि वो लगातार जनसंपर्क अभियान कर रही है। पिछले दो चुनावों से सबक लेते हुए इस बार उसने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया बदलाव है। किया है। अगर आप देख ले पिछले कुछ सालों से, वो ममता बनर्जी या ममता सरकार के कार्यशैली पे तो हमलावर है, वो हम्म। उस पे तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन वो उनके पर्सनल उस पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। तो ये सारी चीजें करके बीजेपी कहीं ना कहीं ये एक
अपने लेवल पे, क्योंकि वो सब कुछ करके देख चुकी है। हम्म। उन्होंने वहां पे ममता बनर्जी पे अटैक भी कर दिया, सब बिल्कुल। कुछ कर दिया, लेकिन कोई काम नहीं आया कोई काम बंगाल नहीं में। आया। तो अब वो एक नए सिरे से, नए तरीके की रणनीति के साथ बंगाल में उतरने की निर्मल भाई, कोशिश कर आपसे मैं रही एक है। सवाल जानना चाहूंगा, मेरा आखिरी सवाल है इस चर्चा का। जिस तरीके से ममता बनर्जी ईडी के छापे वाले के दौरान हमने देखा कि खुद फाइलें लेने वहां पर चली गई थी, और तमाम आरोप भी लगे हैं, चाहे वो कोयला घोटाले को लेकर हो या चिटफंड घोटाले को लेकर हो, तमाम तरह के आरोप भी लगाने का प्रयास किया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं, जैसे कि मंजरी जी बता रही, काट वो निकाल लेती हैं उस चीज की और डटकर सामने खड़ी हो जाती हैं। क्या वो यूएसपी बन गई है उनकी और उसी का फायदा उनको मिल रहा है? जी, ममता बनर्जी की अपनी एक जो यूएसपी है, उनकी जो पहचान है, वो है उनकी फाइटिंग स्पिरिट। और जिस बोल तरीके बोल से बोल वो जिंदू एक बेले, लड़ाके, जो हमेशा कहती ये रहती है। बहुत शुरुआती दिनों से, जब आप देखें इंदिरा गांधी का जमाना था, उस बिल्कुल। समय दिल्ली में इंदिरा गांधी की कार की बोनेट पर चढ़ने वाली अगर कोई नेता थी तो वो ममता बनर्जी थी, और वहीं से उनकी पहचान बनी थी। और उस पहचान में मैं देख रहा हूं आज तक करीब 40 साल हो चुके हैं, किसी भी तरह की कोई गिरावट नहीं आई है, बल्कि ये कभी ग्राफ नहीं उनका आई है। ऊपर उठा ही। बिल्कुल और बिल्कुल। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और हम्म। दूसरा एक चीज और है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे लगता है, कि आप देश के तमाम राज्यों में अगर जब विधानसभा चुनाव होते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि मतदाता बहुत हद तक कई सारे मुद्दों को लेकर हम्म। जो है वो इमोशनल ही होते हैं। लेकिन बिल्कुल। पश्चिम बंगाल मैंने एक ऐसा राज्य देखा है जहां के मतदाताओं की कुछ फितरत ऐसी है कि वो हम्म। इमोशंस में नहीं बहते, बहुत ही व्यवहारिक नजरिया अपनाते हैं मतदान को लेकर। यहां तक कि आप देखें, सीट टू सीट वेरी करता है पश्चिम बंगाल का इलेक्शन। बिल्कुल। राष्ट्रीय मुद्दे वहां बिल्कुल तरीके से नहीं चलते हैं जैसे बीजेपी कोशिश कर रही है। और पिछले 2 इलेक्शन में बीजेपी को जो नाकामी मिली, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी रही कि भावनात्मक रूप से उसने अपने मुद्दों को उभार कर लोगों के बीच ले जाने की कोशिश की और लोगों ने उसको नकार दिया। जबकि ममता बनर्जी के साथ ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि उनको लोगों की भावनाएं नहीं बल्कि संवेदनाएं मिलती हैं। संवेदनाएं मिलती और हैं, बिल्कुल। लोग समझते हैं कि एक महिला को सारे लोग मिलकर घेर कर परेशान कर रहे हैं, बीजेपी देश हम्म। की ताकत है, सत्ता में बैठी हुई है, और वो सिर्फ ममता बनर्जी को टारगेट कर रही है। तो लोगों की जो एक तरह से संवेदनाएं हैं, सिंपैथी है, वो हम्म। बहुत जल्दी मिल जाती है, और इसका फायदा बिल्कुल। बड़े पैमाने पर ममता बनर्जी को हो जाता है। ये पश्चिम बंगाल के लोगों का अपना एक यूनिक कैरेक्टर कह सकते हैं, या हम्म। वहां के लोगों की फितरत कह सकते हैं फितरत कि भी कह वो सकते हैं। भावनाओं में बहुत ज्यादा नहीं बहते हैं। जैसे बिल्कुल। आप अगर बीजेपी बहुत सारे प्रयोग करती है, हर इलेक्शन में मैं देखता हूँ नए नए प्रयोग करते हैं वो, जो लोगों की भावनाएं हैं उनको उभारने के लिए जितने भी साम दाम दंड भेद जो भी हो सकता है सब कुछ हम्म। करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं चल पाता है। नहीं उसके चल पाता। पीछे यही एक वजह होती है कि लोग चुनाव के मुद्दे, और ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे बहुत पसंद भी आता है ये, मैं हम्म। तारीफ करता हूँ वहां के लोगों की, कि लोकतंत्र की यही स्पिरिट है, यही उसकी मूल भावना है कि अपने हित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़े जाएं, ना कि हम बिल्कुल। राष्ट्रीय अस्मिता, क्षेत्रीय क्षेत्रीय हम्म। पहचान, भाषा, इन सब चीजों को गौड़ हो जाना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल इस मामले में मुझे लीडर लगता है। और ममता बनर्जी जिन मुद्दों को उठाकर, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, तो उसको तथ्यों के साथ वो उठा रही हैं। बिल्कुल। आप बिल्कुल। डिबेट में आइए, लोगों से बात कर सकते हैं इस मुद्दे पर, लेकिन सिर्फ ये कहना कि देश की सुरक्षा को खतरा है पश्चिम बंगाल की वजह से, ये लोग स्वीकार नहीं कर नहीं पाते हैं। तो करें। यहाँ बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेटजी अपनाती चुनावी है बिगुल जीतने तो की। बज गया है और परिणाम जल्दी सामने आएंगे, 4 मई को परिणाम भी आ जाएंगे, लेकिन इस बार का चुनाव बेहद खास रहने वाला है। चाहे हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लें या फिर साउथ की बात कर लें, बहुत कांटे की टक्कर होने वाली है, और कहीं ना कहीं अस्मिता का चुनाव भी लड़ने वाले हैं, चाहे असम की बात करें, बंगाल की बात करें, जो मानुष की बात होती है, उन सब चुनाव को देखकर जोड़कर देखा जा रहा है। भाई कांग्रेस कहीं ना कहीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो अगर असम हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सुपड़ा साफ होना तय है। और पुडुचेरी में बीजेपी सरकार बचा पाएगी नहीं बचा पाएगी, बड़ा सवाल है। और जिस तरह की केरला की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस दमखम जरूर लगा रही है, क्योंकि केरल एक ऐसा स्टेट है जहां पर कांग्रेस को बहुत सपोर्ट मिलता है। क्या कांग्रेस वहां वापसी कर पाएगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चुनावी चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम जुड़ेंगे, जब रिजल्ट आएंगे चर्चा करेंगे कि आखिर जो बातें हमने करी थी कितनी सक्सेसफुल रही, कितनी नहीं है। दोनों का बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। नमस्कार।